Very good morning to all the students. This is Anju, your history teacher. In today's lecture, I will discuss about how France became a constitutional monarchy and some political symbols used during the 18th century. So students, in my previous video, I have discussed about how National Assembly worked over drafting a constitution, and its main aim was to limit the powers of monarch. So in 1791, the National Assembly completed the draft of the constitution, and according to that constitution, the powers, instead of concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, that is legislature, executive and judiciary. So now let's start with the discussion of political system under constitution of 1791. So students, इस political system के दौरान सिटीजन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जिनके पास वोटिंग राइट था और ये वोट दे सकते थे। तो देखा जाए 28 मिलियन पॉपुलेशन में से ये वोटिंग राइट सिर्फ 4 मिलियन पॉपुलेशन के पास था, और इसका रीज़न ये था कि जो वोटिंग राइट था वो सिर्फ 25 साल के उम्र से जो ज़्यादा के लोग थे उन्हीं को वोट देने का राइट दिया गया था, और ऐसे लोगों को राइट दिया गया था जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करते थे, करीब करीब इतना कि जितना एक मजदूर की 3 दिन की मजदूरी के बराबर हो। और इन सभी सिटीजन्स को एक्टिव सिटीजन में रखा गया था। देन पैसिव सिटीजन वो लोग थे जिन्हें वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे, और इनकी पॉपुलेशन लगभग 3 मिलियन थी। इनमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25 ईयर्स आता था। अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे इनके दो काम थे। पहला, ये अपनी वोटिंग से जुडिशरी को इलेक्ट करते थे, जुडिशरी को अपॉइंट करते थे। दूसरा, ये अपनी वोटिंग के द्वारा इलेक्टोर्स को इलेक्ट करते थे जो कि 50,000 इन नंबर में थे, और फिर ये इलेक्टोर्स जो हैं नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे जो कि लेजिस्लेटिव में आते थे, और ये 745 इन नंबर्स होते थे। देन ये जो नेशनल असेंबली है वो कंट्रोल करती थी एग्जीक्यूटिव को, यानी कि किंग और मिनिस्टर्स को। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो किंग्स और मिनिस्टर्स थे वो नेशनल असेंबली के द्वारा कंट्रोल किए जाने लगे थे, और इस तरह से ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, इसकी शुरुआत डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के साथ हुई थी, और इसमें राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस तरह के राइट्स को एस्टेब्लिश किया गया था एज ए नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। यानी कि ये राइट्स जो हैं हर इंसान को बाय बर्थ दिए जाएंगे, और इनसे जो है इन राइट्स को कोई नहीं छीन सकता, और ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो सिटीजन्स के इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे। अब यहाँ पर एक बात पे ध्यान देने वाला की ज़रूरत है कि ये जो राइट्स थे वो सिर्फ मैन के लिए थे, इसमें वुमेन्स को किसी भी तरीके का राइट नहीं दिया गया था। देन वुमेन्स ने भी स्ट्रगल किया था राइट्स पाने के लिए, और इसके बारे में हम जो है डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल सिंबल्स। तो स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे ऐसे मैन एंड वुमेन्स थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, और उन लोगों तक आइडियाज़, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को पहुंचाने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते थे जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट था द ब्रोकन चेन। चेन्स वर यूज्ड टू fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. यानी कि ये एक पावर का सिंबल था, और ये दर्शाता था कि किस तरह से जो स्लेव्स थे, कि जो गुलाम थे, उन्होंने स्ट्रगल करके आज़ादी पाई थी। नेक्स्ट वन, द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। वन रॉड कैन बी easily broken but not an entire bundle. Strength lies in unity. जिसका मतलब था कि जैसे कि अगर एक अकेली रॉड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर उन्हीं रॉड्स का बंडल बना दिया जाए तो उनकी स्ट्रेंथ ही अलग हो जाती है। यानी कि एकता में ही बल है, ये दर्शाने के लिए इन्होंने ये सिंबल दिया था। देन द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। यानी कि जो नॉलेज की रोशनी है वो इग्नोरेंस के बादल को हटा सकती है, ये दर्शाने के लिए उन्होंने ये सिंबल दिया था।
देन स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर को दर्शाता था, यानी कि राजा के शासन को। देन स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी, ए रिंग हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड, ये एक नेवर एंडिंग रिंग था जहाँ पर कोई शुरुआत या अंत नहीं दिखता था, और ये एटर्निटी का सिंबल था। नेक्स्ट, रेड फ्रीगन कैप, कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, इस कैप को स्लेव्स के द्वारा पहना जाता था जब वो अपनी दास प्रथा से फ्री हो जाते थे, और अपनी खुशी को दर्शाने के लिए वह इस कैप को पहना करते थे। देन ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये जो तीनों कलर्स हैं ये फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। देन द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये जो है पर्सोनिफिकेशन था लॉस का, कि जो लॉस हैं वो किस तरह से उन्होंने लोगों को आज़ादी दी, इक्वालिटी को एक तरह से पंख मिल गए थे और अब वो आज़ाद थे। एंड द लास्ट वन, द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, ये दिखाता था कि जो कानून है वो समान रूप से लागू होता है और कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं। तो ये सारे सिंबल्स जो हैं 18th सेंचुरी के दौरान यूज़ किए जाते थे। सो स्टूडेंट्स, सिर्फ भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इलिटरेट लोग हैं या फिर जाति धर्म को लेकर झगड़े होते थे, हर देश में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स थी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।